नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम अक्टूबर 2020 में दे रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में होने वाले एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस पे होंगे। इसलिए मैंने 2 to 9 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है और इसमें ये सेकेंड क्लास या सेकेंड वीडियो आप लोग देख रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जहां से मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। पूरा 2 to 9 का सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको ऑब्जेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड किए हैं PDF में, वो आप पढ़िए और उनके साथ साथ अपने जो इग्नू के स्टडी मटेरियल्स हैं उन पे भी फोकस करिए। मैंने सारे PDF जितने भी मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे 2 to 9 के, वो मैंने अपने चैनल्स पे डाल रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं। और इस वीडियो में मैं आपसे इग्नू के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जहां से आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग की जो इग्नू की बुक है, स्टडी मटेरियल है, उसका ये फर्स्ट बुक लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ये आपको रिवर्स दिखेगा। फ्रंट वीडियो से कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन फर्स्ट बुक, इसके मैंने फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया था। सेकंड चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इस टॉपिक में या इस वीडियो में मैं आपसे उस सेकंड चैप्टर के बारे में ज़रूर बात करूँगा। बट उससे पहले आप लोग का जो चैप्टर नंबर 3 है, इस बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैं सबसे पहले अभी इस वीडियो में इसको डिस्कस करता हूँ। बाद में इसी वीडियो में सेकंड चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए और फोर्थ चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। चलिए, थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग अगर अपने पास स्टडी मटेरियल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी हेल्प होगी, अदरवाइज स्क्रीन पर आपको जो भी मैं डिटेल्स आपको बताऊँगा वो आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 100 में आपके पास जो टॉपिक दिया हुआ है 3.4 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपसे हो सकता है पूछा जा सके कि ओपन सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। चलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच सोर्स कोड दैट एनीवन कैन इंस्पेक्ट, मॉडिफाई एंड एनहांस। देखिए क्या समझ में आया इस डेफिनेशन से हमें। कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर जो सब जगह फ्रीली अवेलेबल हैं। फ्री अवेलेबल होने का मतलब है कि आप उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उनके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सोर्स कोड, यहाँ पे देखिए कीवर्ड लिखा है सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब ये हुआ कि उसकी जो कोडिंग हुई है, ठीक है, जो कोड लिखा गया है उस सॉफ्टवेयर को बनाते समय जो सोर्स कोड लिखा गया है या जो कोडिंग हुई है वो भी आपके पास अवेलेबल रहेगी। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप देखते हैं या आपको कोई मिलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट होने के साथ साथ उसका सोर्स कोड भी अगर आपके पास अवेलेबल है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर कहलाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नाम देखिए, ओपन सोर्स। सोर्स मतलब ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, किसने बनाया है, कोडिंग कैसे हुई है, उस सब के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल्स अगर मिल जाती हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसी की तरह एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आपके चैप्टर्स में या आपकी यूनिट में इस बारे में डिस्कस किया गया है, इस वीडियो में भी आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ कन्फ्यूज़न मत रहिएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स में। ठीक है, फ्रीवेयर भी फ्री होते हैं, ओपन सोर्स भी फ्री होते हैं, बस डिफरेंस ये इतना होता है कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में आपके पास सोर्स कोड नहीं होता, जो कोडिंग होती है वो आपको नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। एक प्रेजेंट टाइम में हमारे पास इसका एग्जांपल है आरोग्य सेतु ऐप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरोग्य सेतु ऐप बनाया, ठीक है, और उसको पब्लिक के लिए बोला कि आप इसको डाउनलोड करिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस उठाए कि इस ऐप को डाउनलोड करने से हमारी जासूसी हो रही है, हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, हमारी प्राइवेसी इस पर वायलेट हो रही है। तो गवर्नमेंट ने बाद में लेटर फेज में क्या किया कि इस सॉफ्टवेयर का, यानी जो ये एप्लीकेशन बनी थी, उस एप्लीकेशन का सोर्स कोड पब्लिक कर दिया। मतलब इस कोड को कोई भी देख सकता है और उसमें अगर कोई भी खामी होती है, कोई परेशानी होती है, किसी को लगता है कि इस तरह की कोडिंग करने से हमारे प्राइवेसी के या हमारी निजता का हनन हो रहा है, तो वो उसको गवर्नमेंट को बता सकता है।
तो ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ जिसकी कोडिंग आपके पास अवेलेबल है, और फ्रीवेयर का मतलब हुआ जिसकी कोडिंग आपके पास अवेलेबल नहीं है बट हाँ डाउनलोड आप फ्री में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओपन सोर्स LIS प्रोवाइड मैनी अदर बेनिफिट्स। इसके और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं? इसका बेनिफिट मिलता है कम्युनिटी ओनरशिप का बेनिफिट। कम्युनिटी ओनरशिप का मतलब आप इसको कलेक्टिवली, बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ इसको ओनरशिप या वो चला सकती हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती हैं। वेंडर इंडिपेंडेंट, जो भी इसके पास जिसके पास भी ये सोर्स कोड रहेगा वो अपनी तरह से उसको मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत चेंज करके वो अपनी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। स्मूथ माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। यूज़ ऑफ ओपन स्टैंडर्ड्स, आप इसको किसी भी तरह के स्टैंडर्ड्स, मतलब उसका आप कितना भी लेवल का मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, कोई किसी भी लेवल के स्टैंडर्ड्स में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की खासियत है। कस्टमाइजेशन, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फंड सेविंग, पैसा आपको सेव होता है क्योंकि ओपन सोर्स है, पैसा नहीं देना पड़ा आपको। और फिटर्निटी, देखिए ये सारे जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं ये यूज़ हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के या उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं? पहले तो कुछ ओपन सोर्स के बारे में पूछा जा सकता है, ओपन सोर्स और फ्रीवेयर के बारे में आपसे कंपैरिजन किया जा सकता है, या हो सकता है कि नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस हो और उसमें से बोल दिया जाए कि इनमें से कौन सा एक बेनिफिट ओपन सोर्स कोड का बेनिफिट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मुझे लगा था इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये डिस्कस किया। नेक्स्ट, जो हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की लिस्ट है जो ओपन सोर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम लोग अभी देखेंगे आगे। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो ओपन सोर्स हैं जिनका कोड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सभी के लिए, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी उसके सोर्स कोड को देख सकता है, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। और हमारी लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी साइंस को मैनेज करने के लिए ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड या सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो है कोहा। ठीक है, कोहा के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कोहा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में, कोहा से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। और क्योंकि आपका BLI 227 में या आपको कभी भी प्रैक्टिकल कराया गया होगा, 229 में या 227 में आपको प्रैक्टिकली कोहा पे कैसे एंट्री की जाती है उसके बारे में भी आपको बताया गया होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जो आपके पेज नंबर 101 में दिया गया है। इसमें से पहला है एवरग्रीन। एवरग्रीन क्या है? एवरग्रीन एक सॉफ्टवेयर का नाम है। और ये कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है ऑब्जेक्टिव कि आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि उसमें से क्वेश्चन बन जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप में से आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है या इनमें से कौन सा ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से कौन सा इसमें से कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इसमें से कौन सा कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर एक क्वेश्चन बन जाएगा इनमें से कौन सा ओपन सोर्स और फ्रीवेयर, इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। और हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ध्यान रखिए, आपको समझना होगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, कौन सा सॉफ्टवेयर कॉमर्शियल है और कौन सा सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। 101 पेज नंबर पे दिया गया है एवरग्रीन। एवरग्रीन क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सबके लिए अवेलेबल है, कोडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, सब लोग देख सकते हैं। चलिए एवरग्रीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर एवरग्रीन से क्वेश्चन आते हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं। एवरग्रीन प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2016 बाय द जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम टू सपोर्ट 275 पब्लिक लाइब्रेरीज इन द स्टेट ऑफ जॉर्जिया, USA। बस इतनी सी ही इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरग्रीन सॉफ्टवेयर के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरग्रीन सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कहाँ बना था? USA में। ठीक है, स्टेट ऑफ जॉर्जिया, यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी पब्लिक लाइब्रेरी के लिए बनाया गया था? जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी में जितनी भी लाइब्रेरीज थी उनको मैनेज करने के लिए। और ये कब स्टार्ट हुआ? 2006 में। बस ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है एवरग्रीन सॉफ्टवेयर के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो बन जाता है आपका पेज नंबर
105 में आपकी बुकलेट, इग्नू की बुकलेट में पेज नंबर 105, ये मैं इंग्लिश की बुकलेट से बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे हिंदी में, अगर हिंदी वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो अपने देख लीजिएगा। मैं कोहा सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कोहा, तो आपको ज़रूर याद रखना है। बाकी कोई और सॉफ्टवेयर के बारे में आप जाने या ना जाने, बट कोहा के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना है। सबसे पहले देखते हैं कोहा क्या है। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। याद रखिएगा, कोहा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला, लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये कोहा है। चलिए कोहा के बारे में देखते हैं। कोहा इज़ द फर्स्ट ओपन सोर्स ILS, ILS स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, released in 2000 as open source and possibly it is now the most feature rich open source software। देखिए, कोहा सबसे पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स है और ये लाइब्रेरी सिस्टम्स के लिए, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम्स के लिए बनाया गया सबसे पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखने के लिए बात है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट देखते हैं। कोहा was originated in public library system of New Zealand। Important point, public library system of New Zealand। किस देश में बना था कोहा? न्यूजीलैंड में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। इन मारोई लैंग्वेज कोहा मीन्स अनकंडीशनल गिफ्ट। अब ये जिस जगह पे बना, मतलब न्यूजीलैंड में बना, उस जगह की एक रीजनल लैंग्वेज है मारोई, मारोई या जो भी प्रोनाउंसिएशन हो उसका। उस लैंग्वेज में कोहा का मतलब होता है अनकंडीशनल गिफ्ट। अनकंडीशनल मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, क्योंकि नाम में लिखा है अनकंडीशनल गिफ्ट, आपको मैं बिना किसी शर्त के एक गिफ्ट दे रहा हूँ। उसी तरह से कोहा का काम भी है कि बिना कुछ पैसा लिए, बिना कोई आपसे चार्ज लिए, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द फर्स्ट वर्जन यानी कोहा का जो फर्स्ट वर्जन था 1.0 ऑफ कोहा मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन जुलाई 2000। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिला कि पहली बार ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कोहा है वो कब आपको डाउनलोड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हुआ था, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जुलाई 2000 को। कोहा लेटेस्ट वर्जन इज 20.05 रिलीज्ड ऑन 31/5/2020। इसका जो सबसे पहला लेटेस्ट वर्जन, जब से सबसे न्यूएस्ट जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 20.05 जो रिलीज़ हुआ था 31/5/2020 को, इसी साल 2020 में। चलिए, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए आपके कोहा के सॉफ्टवेयर्स को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं कोहा के मॉड्यूल्स, ठीक है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं, ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। और उन्हीं मॉड्यूल्स में आप जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं, इन मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग आपको एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो मॉड्यूल होता है, लगभग 7 मॉड्यूल्स हैं। हर सॉफ्टवेयर के कुछ अपने मॉड्यूल्स होते हैं। हर सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स को आपको याद रखना ज़रूरी है या उनको समझना ज़रूरी है, जिसमें पहला है कोहा का एक्विजिशन, पहला मॉड्यूल है। दूसरा सीरियल, तीसरा मेंबर्स, चौथा सर्कुलेशन, पांचवा है कैटलॉगिंग, छठा है रिपोर्टिंग और सातवां है टूल्स। देखिए, बस मॉड्यूल्स को याद रखिए, उनकी नंबर से याद रखिए। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कोहा में कितने मॉड्यूल्स हैं या कोहा में इसमें से कौन सा मॉड्यूल है या कौन सा मॉड्यूल नहीं है। एग्जाम्स में कभी कभी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉड्यूल्स को लेकर, इसलिए मैंने यहाँ पे आपसे इनके बारे में बात की। तो याद रखने वाली बात है, कोहा सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल्स हैं, तो टोटल आप बताएंगे 7 मॉड्यूल्स और इनके नाम आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपसे बात की जा रही है, आपके बुक्स में और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, स्पेशल फीचर्स, इसको कैसे काम करना है, वो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। पढ़ने के लिए आप ज़रूर पढ़िएगा उसको, बट मैंने इस वीडियो में आपसे जैसे बताया कि मैं जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पे आपसे बात करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपसे ये वीडियो शेयर की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4.3.3 यानी पेज नंबर 110 में, इंग्लिश के स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 110 में न्यू जेन लैब LIB, न्यू जेन लाइब्रेरी, यानी ये भी एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे बात की जा रही है। आइए देखते हैं इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। न्यू जेन लाइब्रेरी, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NGL, स्टार्टेड एट कॉमर्शियल ILS इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, ILS का फुल फॉर्म, इन 2005 एंड मेड अवेलेबल एज ओपन सोर्स ILS अंडर
GNU-GPL इन 2008। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, न्यू जेन लाइब्रेरी जब स्टार्ट हुआ था यानी 2005 में, तब ये एक कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर था। याद रखने वाली बात है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर था ओपन सोर्स जो पहले कॉमर्शियल था और बाद में कन्वर्ट हुआ ओपन सोर्स में, तो वो हो सकता है या वो होगा आपका न्यू जेन लाइब्रेरी या NGL, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2005 में लॉन्च हुआ था एज अ कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर न्यू जेन, और 2008 में इसको फ्री सॉफ्टवेयर यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कर दिया। इसकी सोर्स जो कोडिंग हुई थी वो भी इसको अवेलेबल करा दिया जनरल पब्लिक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू जेन लाइब्रेरी इज द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन अ चैरिटेबल ट्रस्ट कॉल्ड केशवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट हैदराबाद एंड वर्सेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। देखिए ये हमारे इंडिया का बना हुआ एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, फ्री है, ओपन सोर्स है, जो बनाया गया था केशवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट और वर्सेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के कोलैबोरेशन से, इन दोनों के सहयोग से बनाया गया एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम था न्यू जेन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ILS दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन बोथ विंडोज़ एंड यूनिक्स लाइक OS। NGL हैज़ 5 फंक्शनल मॉड्यूल्स। इसके नीचे मॉड्यूल्स के बारे में बात की जा रही है, जिसमें पहला है टेक्निकल प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेशन, फिर है एक्विजिशन, सीरियल मैनेजमेंट एंड द लास्ट में वेब ओपेक यानी ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैरामीटर सेटिंग्स एंड रिपोर्ट जनरेशंस। देखिए जो ये सॉफ्टवेयर है न्यू जेन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ये विंडोज़ और यूनिक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर है और इसके टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें पहला है टेक्निकल प्रोसेसिंग, सर्कुलेशन, एक्विजिशन, सीरियल मैनेजमेंट और वेब ओपेक। ठीक है, वेब ओपेक में लगभग जितने भी हमारे मैनेजमेंट के काम होते हैं वो सारे हम लोग इसमें कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा न्यू जेन लाइब्रेरी। ये हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले देखा एवरग्रीन सॉफ्टवेयर, फिर सेकंड देखा कोहा और थर्ड में हमने देखा लास्ट न्यू जेन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आप ध्यान रख लीजिएगा। एक और सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपकी बुक में दिया गया है पेज नंबर 113 में, इसका नाम है PMB। PMB का फुल फॉर्म है PHYMYBIBLI। ठीक है, इसको अगर पढ़ेंगे फिजिकली माई बिब्लियोग्राफी या बिब्लिक, इसका शॉर्ट फॉर्म में शायद ये। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे एक बुक में दिया हुआ है, बात करना ज़रूरी है। पहला पॉइंट देखते हैं, द PMB LIS प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय द फ्रेंसिको लेमार्चांड, ये एक फ्रेंच नेम है। इन अक्टूबर 2002 द देन डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ एंजुरिया फ्रांस, यहाँ के कुछ लोकल्स के नाम बारे में दिया है, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप ये देख सकते हैं कब स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर 2002 में। एक छोटी सी डेट आपको यहाँ पे याद रखनी है PMB के बारे में। PMB स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2002 में। ये फ्रांस का एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ की लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। प्रेजेंटली इट इज़ मर्ज बाय द PMB सर्विसेज एंड इनिशिएटिव टू सपोर्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इट सपोर्ट्स बोथ विंडोज़ एंड लाइनेक्स प्लेटफॉर्म विद XAMPP आर्किटेक्चर। ठीक है, विंडोज़ के लिए और लाइनेक्स के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन दोनों के लिए ये काम करता है। दिस ओपन सोर्स ILS इज़ अवेलेबल इन 4 लैंग्वेजेस इंटरफेस, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड इटालियंस। क्योंकि ये यूरोपियन देश में बना हुआ सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पे ये 4 लैंग्वेज जो यूरोप की फेमस लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन, वहाँ के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो फ्रेंड्स ये थे 4 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, आपके पेज नंबर 116 इंग्लिश की जो स्टडी मटेरियल है उसके पेज नंबर 116 में ये कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में यहाँ बात की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ठीक है, मतलब इसका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल है। कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होगा, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल नहीं होगा, चार्जेस लगेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, तब आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। डेफिनेशन देखते हैं। कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर पैकेज, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर इज़ एन
any software or program that is designed and developed for the licensing or sale to end user or that service a commercial purpose। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए या कॉमर्शियल यूज़ के लिए इन तरह के सॉफ्टवेयर्स को बनाया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसे कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। सर्विस इसका मेन मोटिव नहीं है। कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है तो इसका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट अर्न करना। अब ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो कॉमर्शियली अवेलेबल हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड में, यानी लाइब्रेरीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपकी पहली बुक में आपका जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है लिबसिस, LIBSYS। इसके बारे में देखते हैं। लिबसिस इज एन इंटीग्रेशन ILS डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय लिबसिस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली इन 1984। देखिए न्यू दिल्ली में बना हुआ है और 1984 में बनाया गया था लिबसिस को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने का। लिबसिस इज प्रेजेंटली अवेलेबल इन 6 डिफरेंट एडिशंस वर्जन्स टू सूट रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज देयर आर। अब वहाँ पे नीचे कुछ वर्जन्स दिए गए हैं। लाइब्रेरी लिबसिस जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत तरह से अवेलेबल है, उसके बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। उन सभी वर्जन्स के बारे में आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, वहाँ पे लिखा गया है। और हर वर्जन डिपेंड करेगा वो किस तरह की लाइब्रेरी में काम कर रहा है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है तो उसके लिए एक लिबसिस का अलग वर्जन बनाया गया है। स्कूल की लाइब्रेरी है तो उसके लिए एक अलग वर्जन है। पब्लिक लाइब्रेरी है तो उसके लिए अलग वर्जन है। प्राइवेट लाइब्रेरी है तो अलग वर्जन है। मतलब यहाँ पे डिपेंड करेगा लाइब्रेरी के ऊपर कि किस तरह की लाइब्रेरी है, और उस तरह की लाइब्रेरी के लिए यहाँ पे अलग तरह का लाइब्रेरी लिबसिस सॉफ्टवेयर बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं लिबसिस 7, LS ईजर, LS एकेडमिया, LS स्मार्ट, LS नेट, LS डिजिटल, ठीक है। तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात की जा रही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं किया। लेकिन हाँ, लिबसिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का बना हुआ सॉफ्टवेयर है और ये कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है, ये बात ध्यान रखने वाली बात। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हमारे पास है स्लिम, SLIM। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्योंकि इंडिया का है, पुणे में बनाया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बात करेंगे। स्लिम फुल फॉर्म है इसका सिस्टम ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेस्ड ILS डेवलप्ड बाय एल्गोरिथम कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड पूना, ठीक है। इंडिया का बना हुआ है। एल्गोरिथम्स कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड एक इसका डेवलपर का जो नाम है, डेवलप्ड बाय एल्गोरिथम कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड, पुणे में बनाया गया ये सॉफ्टवेयर है। इसके दो इंपॉर्टेंट वर्जन हैं, स्लिम 21 और स्लिम प्लस। ये दो इसके इंपॉर्टेंट वर्जन है, ये याद रखने वाली बात है यहाँ पे। इट इज़ अ मॉड्यूल बेस्ड LIS दैट ऑफर वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। प्रेजेंट देयर आर 2 वर्जन्स। इसमें भी मॉड्यूल्स बनाए गए थे, बट इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए चीज़ें आपसे यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं की हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है आपके बुक में या आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए, वो है आपका सोल। सोल फुल फॉर्म है इसका सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। पेज नंबर 108 में आपका दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोहा। कॉमर्शियल में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है सोल, उसके बारे में पढ़ते हैं। नाम याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़। अब नाम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ के लिए बनाया गया है। मतलब फोकस्ड है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए। काम करेगा कॉलेज लाइब्रेरी, काम करेगा पब्लिक लाइब्रेरी में, काम कर सकता है स्कूल लाइब्रेरी में, लेकिन इसके बनाने का जो मोटिव है वो बनाया गया था यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ को फोकस करके। पढ़ते हैं इसके बारे में। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सोल इज एन स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय द इनफ्लिबनेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉफ्टवेयर किसने बनाया सोल का? इनफ्लिबनेट ने बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनफ्लिबनेट ने सोल सॉफ्टवेयर को बनाया है, ठीक है। और सोल सॉफ्टवेयर किस लिए बना है, पर्पस क्या है इसका? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा सोल सॉफ्टवेयर किस पर्पस के लिए बनाया गया था? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए। सोल सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? सोल सॉफ्टवेयर बनाया है इनफ्लिबनेट ने। डेवलप्ड बाय इनफ्लिबनेट सेंटर बेस्ड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख के ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। द सॉफ्टवेयर इज सुटेबल नॉट ओनली फॉर एकेडमिक लाइब्रेरीज बट ऑल्सो फॉर ऑल टाइप ऑफ एंड ऑल साइज ऑफ लाइब्रेरीज, इवन स्कूल लाइब्रेरीज। The first version of the software, Sol 1.0, was released during Calibre 2000. Important point,
सोल का फर्स्ट वर्जन यानी 1.0 वर्जन कब आया था? 2000 में। और इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 2.0 जो रिलीज़ हुआ था जनवरी 2009 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। द स्टोरी ऑफ सोल यानी सॉफ्टवेयर फॉर इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ILMS इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बाय इन्फ्लिबनेट इन कोलैबोरेशन विद डेसी डॉस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, बट आप याद रखिएगा ये जो बनाने का सिस्टम स्टार्ट हुआ था ILMS इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने की बात जब चल रही थी तब ये सोल का काम स्टार्ट हुआ था और ये इन्फ्लिबनेट ने बनाया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। चलिए सोल के भी मॉड्यूल्स देखते हैं। जैसे हमने कोहा के मॉड्यूल्स देखे थे, कोहा में कितने मॉड्यूल्स? 7। वैसे हम देखते हैं सोल के कितने मॉड्यूल्स हैं। सोल में टोटल 6 मॉड्यूल्स के बारे में बात की गई है, जिसमें पहला है एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, ओपेक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं? कभी भी आप कोहा पे या कभी आपको मौका मिले सोल पे काम करने का या सॉफ्टवेयर देखने का तो ज़रूर देखिएगा। उस पर मॉड्यूल्स होते हैं और इन्हीं मॉड्यूल्स में जितने भी हम लोग को काम करने होते हैं, एक्विजिशन में क्या काम करना है, कैटलॉगिंग में जो काम करना है, वो अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स हम लोग देखने को मिलते हैं और वहाँ से फिर हम लोग अपना काम करते हैं। चलिए हमने देखा सोल के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है वो है वर्च्यू ILS इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, ILS का फुल फॉर्म। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। वर्च्यू ILS इज़ अ ग्लोबली रेपुटेड ILS प्रोड्यूस दैट ऑफर दैट फुल spectrum of library activities. This ILS is designed and developed by VTLS Incorporation, Virginia, USA। ये भी एक USA का सॉफ्टवेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था बट याद रखने के लिए बताया कि आपको वर्च्यू अगर ILS आपको कहीं मिले सुनने को तो आप समझ जाइएगा ये एक तरह का क्या है, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है, डेवलप किया गया है USA में। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं आपके पेज नंबर 121 में दिया गया है फ्रीवेयर ILS। फ्रीवेयर ILS मैंने जैसे पहले आपको बताया कि फ्रीवेयर है तो यानी फ्री है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ध्यान रखने के लिए, इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, यस। सोर्स कोड मिलेगा, नहीं। ओपन सोर्स में यस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोड मिलेगा, यस आपको कोड भी दिया जाएगा। और कॉमर्शियल में न तो फ्री है और न वो उसका कोड अवेलेबल होगा आपका। चलिए डेफिनेशन देखते हैं फ्रीवेयर ILS की। फ्रीवेयर बाय डेफिनेशन आर सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट बट, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बट लगा है, विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड। यानी इसकी जो कोडिंग हुई है, किस तरह से बनाया गया है, इसमें फंक्शंस या प्रोग्राम कैसे लिखे गए हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फ्रीवेयर्स बाय डेफिनेशन आर सॉफ्टवेयर दैट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट बट विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड। और इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास कुछ, ABCD, ई ग्रंथालय और वेबलेस। ठीक है, ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट आपकी बुक में दिए गए फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर या उसके एग्जांपल्स हैं, उनको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ABCD को। ABCD क्या है? एक सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर कैसा है? फ्रीवेयर है, सोर्स कोड नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। क्या काम आता है? लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए, लाइब्रेरी को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ABCD से। ABCD का फुल फॉर्म ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, आगे देखते हैं। ABCD इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वेब एनेबल्ड इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय BIREME। ये एक तरह का संस्थान है ब्राज़ील का। is based on CDS ISIS is backend and database and win WWWISIS as middleware। देखिए एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है ABCD, एक लाइब्रेरी में या डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स में लाइब्रेरीज़ को ऑर्गेनाइज करने का या डॉक्यूमेंटेशन सेंटर को ऑर्गेनाइज करने का एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। बनाया गया है किसके द्वारा? BIREME ब्राज़ील के द्वारा, जो कि बेस्ड है या इसको सपोर्ट किया गया है CDS ISIS के डाटाबेस के द्वारा सपोर्टेड है। और ये WWWISIS मिडलवेयर, ठीक है, एक तरह का सॉफ्टवेयर सिस्टम या सपोर्टिंग सिस्टम होगा जिसके बारे में आपसे ये बात की जा रही है। CDS ISIS का फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बता दिया गया। कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस ऑब्लिक इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये CDS ISIS का फुल फॉर्म है। काफ़ी बार आप सुनेंगे या सुना होगा तो उसके बारे में आप ये समझ लीजिए। और जो ABCD के मॉड्यूल्स हैं वो कितने हैं देखिए, कैटलॉगिंग है, सर्कुलेशन है, एक्विजिशन है, स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट
एंड OPAC ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, इस तरह से ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा ABCD सॉफ्टवेयर के बारे में, जो हमारा पहला फ्रीवेयर ILS सॉफ्टवेयर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे हमारा कोहा था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सबसे इम्पोर्टेंट, और कॉमर्शियल में हमारे सोल था सबसे इम्पोर्टेंट, उसी तरह फिर फ्रीवेयर में सबसे इम्पोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है वो है हमारा ई ग्रंथालय। पेज नंबर आपकी जो बुकलेट है उसमें पेज नंबर 122 में ये चीज़ें दी गई हैं ई ग्रंथालय के बारे में, क्योंकि ई ग्रंथालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। और इंडिया में जितनी भी हमारे स्कूल लाइब्रेरीज हैं इंपॉर्टेंट, जैसे केंद्रीय विद्यालय में ई ग्रंथालय को ही ऑफिशियली रूप से एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में से जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो हमारा ई ग्रंथालय है। आइए देखते हैं इसके बारे में। ई ग्रंथालय इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने डेवलप किया है इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चंस आया है, तो आपके एग्जाम्स में भी जो इग्नू का एग्जाम ऑब्जेक्टिव है उसमें भी ये क्वेश्चंस जरूर आ सकता है। जो है प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, फॉर ऑटोमेशन इन हाउस एक्टिविटीज़ एज वेल एज मेंबर सर्विस एंड नेटवर्किंग फॉर रिसोर्स शेयरिंग। सो इंडिया में जितने भी स्कूल लाइब्रेरीज़ हैं या गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ हैं, उन लाइब्रेरीज़ को ध्यान में रखकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया, एक फ्री ILS मतलब कि एक फ्रीवेयर इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम बनाया गया, जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ में या फिर हमारे स्कूल लाइब्रेरीज़ में काम करने के लिए सूटेबल है। किसने बनाया है सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसका उनका नाम है, मतलब जिस डिपार्टमेंट बनाया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो जो NIC है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इसके द्वारा ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा आपसे कि ई ग्रंथालय किसने बनाया, तो ऑप्शन में होगा आपका NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं। लेटेस्ट वर्जन ऑफ ई ग्रंथालय इज वर्जन 4.0 इज अ क्लाउड रेडी एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड अ वेब बेस्ड सॉल्यूशन इन एंटरप्राइजेज मोड विद अ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस फॉर क्लस्टर ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, जो उसका लेटेस्ट वर्जन है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। उसका लेटेस्ट वर्जन 4.0 है, जो क्लाउड रेडी एप्लीकेशन है, मतलब जो क्लाउड्स में आप डाटा स्टोर करते हैं उस तरह का कुछ काम ये कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है वो है वेबलिस, WEBLIS। देखते हैं इसके बारे में। वेबलिस स्टैंड्स फॉर वेब बेस्ड लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस वेब बेस्ड ILS इज बेस्ड ऑन CDS ISIS। इसके बारे में मैंने आपको डेफिनेशन पीछे बताई थी। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग ICIE पोलैंड बाय कंबाइनिंग CDS ISIS एंड WWW-ISIS इंजन्स आल्सो डेवलप्ड बाय ICIE। देखिए, पोलैंड के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेबलिस किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, ओपन है कि फ्रीवेयर है कि सोर्स कोड्स का अवेलेबल है, नहीं, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, इन चीज़ को बारे में देखना। और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, जो सबसे नीचे का पॉइंट है, वेबलिस इज प्रेजेंटली सपोर्टेड बाय यूनेस्को। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसके बारे में आपसे बात कर ली। और इसमें भी जो मॉड्यूल्स हैं, 4 मॉड्यूल्स हैं ये। कैटलॉगिंग सिस्टम पहला मॉड्यूल, ओपेक सर्च सेकेंड मॉड्यूल, लोन मॉड्यूल्स, और फिर लास्ट है स्टैटिस्टिकल मॉड्यूल्स। ये 4 मॉड्यूल्स में ये सॉफ्टवेयर हमारा डिवाइडेड है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 में ये मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स या ऐसे पॉइंट्स लगे जो मेरे को लगा कि आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। आपको जो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं उनके साथ साथ आप इन क्वेश्चंस को भी, या जो मैंने आपसे डिस्कस किए पॉइंट्स, उनको भी ज़रूर याद रखिए। यहाँ से भी आपके बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सॉफ्टवेयर्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैं आपके चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन सी चीज़ें आपको मेजरली फोकस करनी है, ध्यान में रखनी है, उसके बारे में आपसे बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 का अगर इंडेक्स देखें तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी वर्कफ्लो, लाइब्रेरी में क्या क्या काम होते हैं, जैसे पेज नंबर 51 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी वर्कफ्लो के बारे में एक टेबल मिलेगी, टेबल 2.1, जिसमें आपको बताया गया कि 4 ऑपरेशन सिस्टम इसमें मेन होते हैं, एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, यूज़ एंड मेंटेनेंस। और फिर इसको 18 प्रोसेसिंग्स में डिवाइड किया गया है और 6 एक्टिविटीज़ में बाद में डिवाइड करते हैं। सभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ लाइब्रेरीज़ में होती हैं, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है,
जैसे इसमें देखिए जो 18 प्रोसीडिंग्स में उसमें मेन है एक्विजिशन, फिर है प्रोसेसिंग और फिर है यूज़ और मेंटेनेंस। और सब में देखिए प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है, सिलेक्शन, ऑर्डरिंग, रिसीविंग एंड एक्सेशन। मतलब आप एक्विजिशन कर रहे हैं, बुक एक्वायर हो रही है आपकी लाइब्रेरी, उसमें क्या क्या काम आएगा, सिलेक्शन का, ऑर्डरिंग का, रिसीविंग का और एक्सेशन का। प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है, क्लेरिफिकेशन यानी क्लासीफाइंग, अलग अलग क्लासीफाई करना, कैटलॉग करना, लेबलिंग करना और उसकी शेल्फ में लगाना। यूज़ में आएगा लोकेशन, लिस्ट, इशू, रिवर्स, रिटर्न, ILL और फोटोकॉपी। ये ILL का मतलब इंटर लाइब्रेरी लोन। ILL मतलब आप कभी एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी जब लोन देते हैं तो उसको हम लोग ILL कहते हैं। एंड द लास्ट में आएगा मेंटेनेंस में बाइंडिंग, रिप्लेस एंड डिस्कार्ड। ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, लाइब्रेरी के सिस्टम में काम करती हैं, वर्क फ्लो में आती हैं। अब एक्विजिशन कैसे होता है, एक्विजिशन सब सिस्टम इन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, उसके बारे में बात की गई है। 2.4 वाले सेक्शन में आपको मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सब सिस्टम इन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। 2.5 में सीरियल्स कंट्रोल सब सिस्टम, सीरियल्स यानी मैगजीन्स, periodicals, न्यूज़पेपर्स को कैसे आप अरेंज करते हैं, उसकी कैटलॉगिंग कैसे करते हैं इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में, मतलब कंप्यूटर में कैसे करना है, सॉफ्टवेयर्स में कैसे करना है, उसके बारे में बात की जा रही है। और कैटलॉगिंग सब सिस्टम इन ILS। कैटलॉगिंग आप मैन्युअली तो कैटलॉग कार्ड बना के करते हैं, ठीक है, लेकिन कैटलॉगिंग आपको करनी है ILS में, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में, उसके बारे में आपसे यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो बच्चे साल भर पढ़े थे उनके लिए बहुत इजी होगा, बट जहाँ पे मुझे लगा था ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में मैंने आपसे यहाँ पे डिटेल में चर्चा की है। अगर मैं चैप्टर नंबर 4 देखूँ आपका, जिसका टाइटल है लाइब्रेरी ऑटोमेशन एप्लीकेशंस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी हमने जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, फ्री सॉफ्टवेयर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स और कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर, उनमें से हमें उसका एप्लीकेशन पढ़ना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में हमने एवरग्रीन पढ़ा था, कोहा पढ़ा था। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कोहा था। उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, प्रैक्टिकल कैसे उसको हम लोग करते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स है तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है उसे, सोर्स कोड को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है, अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर सकता है। अब आप देखेंगे इसमें पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल बताई गई है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सोर्स कोड क्या होते हैं, ठीक है, फ़िलॉसफी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, क्यों बनाया गया था ओपन सोर्स, ताकि सब लोग इस्तेमाल कर सकें, कोई पैसे के चक्कर में ऐसा ना हो कि लाइब्रेरी कहीं की कोई गड़बड़ हो जाए। तो उन सब चीज़ों की फ़िलॉसफी को यहाँ पे ध्यान में रख के बनाया गया था। तो ओपन सोर्स का यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है, क्यों है, कैसा होता है, क्या थ्योरी है इसके पीछे, क्यों बनाया गया था ओपन सोर्स, पैसे क्यों नहीं ले रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस की गई है। डिजिटाइजेशन कैसे करते हैं, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से कैसे हम लोग डिजिटल सिस्टम बनाते हैं, कैटलॉगिंग कैसे करते हैं, अदर एक्टिविटीज़, इंटर लाइब्रेरी लोन देना, एक्विजिशन करना, मेंटेनेंस करना, ये सारी चीज़ें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करके किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में आगे यहाँ से आपसे डिस्कस किया गया था। देखिए जो मैंने सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया वो ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोहा, सेकेंड इम्पॉर्टेंट है ई ग्रंथालय और उसके बाद है सोल, ठीक है। हर सेक्शन में एक एक इम्पॉर्टेंट है, कोहा, सोल और ई ग्रंथालय। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िएगा। बाकी जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, प्रोवाइड कराए हैं PDF के माध्यम से, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ICT का यानी 224 का पेपर, 229 का पेपर, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि सब कुछ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे डिपेंड है। बस हाँ, 229 में ऑटोमेशन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको लेकर फोकस किया गया है आपके इस चैप्टर्स में, बट क्योंकि ये भी कनेक्टेड है ICT से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 224 के पेपर से, तो आप लोग दोनों साथ में ही पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक। मैं कोशिश करूँगा और भी वीडियोज़ आप लोग तक पहुँचाऊँ, जो भी टाइम बचा हुआ है उनके वो आप अच्छे से इस्तेमाल करिए, और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जितनी जल्दी क्वेश्चंस हो सके वो प्रोवाइड कर सकूं, और अगर पॉसिबल हो तो मैं अपनी ये वीडियोस आगे भी कंटिन्यू करूं। मैंने प्लान किया कि मेरी जो 2 to 3 की वीडियोस हैं वो आगे कंटिन्यू रहेंगी, वो अब मैंने स्टार्ट कर दी हैं प्रिपेयर करना, तो वो वीडियोस आपको भी जल्दी जल्दी मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। होप सो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको वो वीडियोज़ वहाँ पर मिलना कंटिन्यू हो चुकी होंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।